गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भूपेन कुमार शर्मा आज एरीन्स के अंतर्गत 15वां लेक्चर लेके आपके सामने। बच्चों, आपको पसंद आ रहा होगा जिस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं एरीन्स को। इसके अंतर्गत हम अभी पिछले 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं दिष्टकारी प्रभाव या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। और दिष्टकारी प्रभाव किस प्रकार से पहले से उपस्थित समूह आने वाले दूसरे समूह को किस प्रकार से निर्देशित करता है कि कहाँ वो जाना चाहिए, किस प्रकार से उत्पाद हमको मिलता है, उसकी क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसके फैक्टर्स हम पहले पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, बेंजीन वलय में जो पहले से उपस्थित समूह होता है मीन एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में, वह प्रतिस्थापी समूह के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव किस प्रकार से आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को या आक्रमण करने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को किस स्थिति पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं, उसकी दिशा प्रदान करते हैं। उसको हम दिष्टकारी प्रभाव कहते हैं पहले से उपस्थित समूह का। उसके अंतर्गत हमने प्रेरणिक प्रभाव मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट और उसके बाद में मेसोमेरिक प्रभाव हम पढ़ चुके हैं कि इन दोनों प्रभावों के कारण किस प्रकार से आने वाला दूसरा समूह ऑर्थोपेरा या मेटा स्थिति पे जाता है। उसी के अंतर्गत तीसरा और महत्वपूर्ण जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वह है अतिपर संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन। किसी भी समूह के अंदर अगर यह बेंजीन वलय में जुड़ा हुआ है और उसके अंदर यह प्रभाव दिया जा रहा है अतिपर संयुग्मन, तो यह एक महत्वपूर्ण दिष्टकारी प्रभाव का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो सकता है, होता है। इसको हम आगे देख रहे हैं। पहले हम ये समझें कि अतिपर संयुग्मन है क्या। जैसे कि हम जानते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा है इसको, अतिपर संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, कि उसको हम बेंजीन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं कि बेंजीन में किस प्रकार से अतिपर संयुग्मन होता है। आपने इसको पहले जनरल एल्कीन्स के अंदर पढ़ा होगा, उसी के आधार पर इसको समझा भी है। आज हम इसको एल्कीन बेंजीन के क्रम में या मोनो एल्किल बेंजीन के क्रम में पढ़ेंगे। बेंजीन वलय में जैसे कि हम जानते हैं कि एल्किल समूह यदि जुड़े हुए होते हैं तो एल्किल समूहों का इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव भी होता है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि एल्किल मीन्स मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, ये जो चार समूह उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं, तो इसके अंदर सबसे अधिक आई प्रभाव इसका पड़ता है, प्लस आई प्रभाव टर्शियरी ब्यूटाइल का। उससे कम होता है आइसोप्रोपाइल समूह का, उससे कम होता है इथाइल का और सबसे कम होता है मिथाइल समूह का। तो यदि हम ये मान के चलें कि प्लस आई प्रभाव इनका इस क्रम में है और यदि ये समूह सारे के सारे 1 बाई 1 अगर बेंजीन वलय में जुड़े हुए हों, तो यहाँ पे हमें मिलती है एल्किल बेंजीन मीन्स टोलुइन, मिथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन और ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो जो एल्काइल समूह का प्लस आई प्रभाव यहाँ होता है, उसी क्रम के अंदर इन बेंजीन वलय की क्रियाशीलता भी अधिक होनी चाहिए इसी क्रम के अंदर। अर्थात यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल समूह सबसे अधिक आई प्रभाव दे रहा है, तो यदि यह समूह बेंजीन वलय में जुड़ा होगा तो इसके सर्वाधिक आई प्रभाव के कारण यह बेंजीन वलय को सबसे ज़्यादा सक्रिय करना चाहिए आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन संयुग के आक्रमण के प्रति। उसी तरह आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी अफेक्ट करेगा, इथाइल ग्रुप भी करेगा और मिथाइल ग्रुप भी करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन एल्किल समूहों की स्थिति यदि ये बेंजीन वलय में जुड़े होते हैं तो इनकी उपस्थिति से इनकी बेंजीन वलय में जो सक्रियता या क्रियाशीलता का क्रम भी यही होना चाहिए जो कि इनका एल्काइल समूह का यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन प्रयोगों के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि ये जो क्रियाशीलता का क्रम है जिसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के प्रति, लेकिन यह जो क्रम है इसका ठीक जो हम सोच रहे हैं उसके ठीक विपरीत क्रम वास्तव में प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ, जिसके अंतर्गत एल्काइल बेंजीन मीन्स मिथाइल बेंजीन जो टोलुइन है यह सबसे ज़्यादा सक्रिय पाई गई और यह उससे कम कम सक्रिय, ये कम सक्रिय, और यह जिसको हम सबसे ज़्यादा सक्रिय मान रहे थे, क्रियाशील मान रहे थे इलेक्ट्रॉन स्नेह के लिए आक्रमण के लिए, यह सबसे कम क्रियाशील पाई गई। तो इस प्रकार की जो
हमें जो ऑब्जर्वेशन मिला प्रैक्टिकल के द्वारा, तो इसकी व्याख्या करने के लिए एक नए पद अतिपर संयुग्मन का सृजन हुआ या नया प्रपोज किया गया इस प्रकार का हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेप, जिसके अनुसार यदि किसी व्यवस्था के संयुग्मन में मीन्स डबल बॉन्ड्स का ये जो आपका है, इसके साथ संयुग्मन जैसे हम बात कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप, यहाँ बेंजीन वाले के 3 द्विबंध के साथ में इथाइल, यहाँ बेंजीन वाले के 3 द्विबंध के साथ में आइसोप्रोपाइल और बेंजीन वाले के साथ में टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप, जो भी समूह जुड़ा हुआ है। तो संयुग्मन में यदि अल्फा स्थिति पर, अल्फा स्थिति मीन्स यहाँ पे ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन, यहाँ पर ये वाला कार्बन और यहाँ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों तो वह अपने CH बंध के इलेक्ट्रॉन देकर अणु में अनुनाद उत्पन्न करता है। अर्थात CH बंध जो सिग्मा बंध है उसके इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण निकटवर्ती C डबल बॉन्ड C मीन्स द्विबंध पर के पाइप कक्षकों से अतिव्यापन करके उस द्विबंध पर विस्थानीकरण हो जाता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी हुई संरचना में कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य कोई बंध नहीं रहता है। इसे विषम संयोजी अनुनाद या बंध रहित अनुनाद भी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, लेकिन हम इसको यहाँ समझेंगे और विस्तार से। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यह एक आपका निकाय है द्विबंध का जो कि बेंजीन का है, सभी के अंदर कॉमन है। इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन आपका अल्फा, यहाँ पे ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन अल्फा। अतिपर संयुग्मन के लिए है कि किसी व्यवस्था के संयुग्मन में यदि अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन परमाणु हों तो पहली कंडीशन ये है कि इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन उस पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, यहाँ इससे 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ इससे 1 हाइड्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ इस बेंजीन से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु इस अल्फा कार्बन से नहीं जुड़ा है, बल्कि तीनों ही एल्काइल समूह मीन्स मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं। तो पहली स्थिति की अल्फा स्थिति को हमें पहचानना है और उस पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं या नहीं हैं उसको हमें देखना है। तो अल्फा स्थिति पर यदि हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तो वह उस सिग्मा CH बंध के इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन वलय में विस्थानीकृत करता है इस पाई बंध पर। पाई बंध के जो कक्षक हैं उनके अतिव्यापन करके उनका इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण द्विबंध पर कर देता है और उससे हमें अनुनादी संरचनाएं जो मिलती हैं वो देखिए किस प्रकार से, इसको और हम यहाँ विस्तार से समझ सकते हैं। यहाँ आप देखें द्विबंध ये एक आपका निकाय जिससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, जैसे कि मिथाइल बेंजीन के अंदर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप इसको मान के चलें। तो बेंजीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके अंदर यहाँ देखिए ये पाई बॉन्ड बना हुआ, इसको तो यहाँ पर होता है कि ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो p ऑर्बिटल दिख रही है पाई ऑर्बिटल जो कि पाई बंध बना रही है, इसके पाई कक्षक ये वाला जो पाई कक्षक है इस पाई कक्षक से इस CH सिग्मा बॉन्ड के ये जो ऑर्बिटल है यह अतिव्यापन यहाँ करेगी और अतिव्यापन करने से यहाँ द्विबंध बनेगा, लेकिन यह द्विबंध टूट जाएगा क्योंकि ये पाई कक्षक इधर अतिव्यापन कर रही है और इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसको यहाँ पर थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से समझाया हुआ है। आप ये मान के चलें कि कार्बन कार्बन द्विबंध के सापेक्ष इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए, अर्थात इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इस पाई कक्षक से अतिव्यापन करते हैं और यहाँ पाई बंध बनाते हैं, जबकि इसकी इस पाई कक्षक के यहाँ अतिव्यापन में भाग लेने से यह बंध टूट जाता है और इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से हमें एक अनुनादी संरचना यहाँ मिल रही है। इस अनुनादी संरचना में आप ये देख रहे हैं कि इस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बंध था वह टूट गया है, इसमें कोई बंध नहीं है। इसलिए चूंकि अनुनादी संरचना प्राप्त हो रही हैं, इसलिए इस अतिपर संयुग्मन को हम कई बार बंध रहित अनुनाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुनादी संरचना मिली उसके अंदर आप देख रहे हैं कि CH बॉन्ड टूट गया है और अब यदि मान लीजिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर यहाँ अतिव्यापन में भाग लेता है तो ये वाली संरचना हमें देगा। मान लीजिए
ये वाला कार्बन हाइड्रोजन नहीं, बल्कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बंध लेता है भाग इस प्रकार से अतिव्यापन में, तो हमें ये वाली संरचना प्राप्त होगी। यहाँ देखिए कि ये CH बंध तो जुड़ा हुआ है इस जगह, लेकिन ये वाला हट गया। इसी तरह से मान लीजिए ये दोनों भाग नहीं लेते हैं, ये तीसरा वाला भाग लेता है इधर, तो इस प्रकार से हमें ये संरचना प्राप्त होगी। लेकिन अब हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन पर जितने अधिक संख्या में हाइड्रोजन होंगे या जितने अधिक संख्या में अल्फा स्थिति पर CH बंध होंगे, उतनी अधिक हमें अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन हैं। तो एक हाइड्रोजन के कारण एक संरचना, दूसरे हाइड्रोजन के कारण दूसरी संरचना, और तीसरे हाइड्रोजन के कारण तीसरी संरचना। इस प्रकार से 3 बंध रहित अनुनादी संरचना हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि CH बंध के टूटने से यह जो डबल बॉन्ड वाला निकाय है, इसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अतिपर संयुग्मन के कारण यहाँ वलय के अंदर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अब यही हमने अभी पहले पढ़ा समझा कि किस प्रकार से अतिपर संयुग्मन होता है। तो अतिपर संयुग्मन के लिए पहली शर्त है कि निकाय से अल्फा स्थिति पर CH बंध होना चाहिए या अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वह CH बंध उपस्थित नहीं है, कोई और समूह है, तो अतिपर संयुग्मन नहीं होगा। अब हम इसको एल्किल बेंजीन, जो कि हम उदाहरण देख रहे थे, उसके अंदर हम इसको समझते हैं। बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल समूह की अल्फा स्थिति, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि बेंजीन वलय ये हो गया, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, यदि इस पे एक हाइड्रोजन उपस्थित है तो इस CH बंध के कारण इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई कक्षक के साथ में अतिव्यापन करेंगे, तो यहाँ पर पाई बंध बन जाता है और यह CH बंध टूट जाता है। तो जैसे ही CH बंध टूटा, यहाँ पाई बंध बना, तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अगली स्थिति पर इस प्रकार से ऋणावेश के रूप में शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ हमें एक अनुनादी संरचना मिलती है जिसमें इस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध नहीं रहता है, इसलिए इसको बंध रहित अनुनाद कहते हैं। अतिपर संयुग्मन संरचनाएं भी हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन मान के हम चल रहे थे, तो ये हमें हटा, लेकिन एक अनुनादी संरचना मिली जिसमें ऋणावेश यहाँ है, तो यह ऋणावेश आगे के दोनों द्विबंध के साथ पुनः संयुग्मन में है, इसलिए यह पुनः अनुनादी संरचना देगा, और इस प्रकार से ऋणावेश जो पहले ऑर्थो स्थिति पे था, अब पेरा स्थिति पे विस्थानीकृत हो जाता है। और यह इसी प्रकार से क्रम में चलते हुए ऋणावेश यहाँ से इस दूसरी ऑर्थो स्थिति पे विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से ऋणावेश का यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना, यह सामान्य अनुनाद है। लेकिन इस सिग्मा CH बंध का टूटना और इस प्रकार से ऋणावेश का यहाँ उत्पन्न होना, यह अतिपर संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। इसके कारण ही यह ऋणावेश यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अल्फा CH बंध अगर उपस्थित है तो इसके कारण अतिपर संयुग्मन प्रभाव हो रहा है, और इस अतिपर संयुग्मन प्रभाव के कारण ही बेंजीन वलय में ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, अर्थात बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है, और यह इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑर्थो पैरा स्थिति पर बढ़ रहा है, न कि मेटा स्थिति पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि अतिपर संयुग्मन प्रभाव वाला कोई समूह उपस्थित है, तो बेंजीन वलय में ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाने से आने वाला या आक्रमण करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ऑर्थो पैरा स्थिति पर ही जाएगा। अब बात ये आती है कि यदि एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बन CH बंध उपस्थित है, तो बेंजीन वलय में इस प्रकार से हमें 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होंगी। अब यदि मान लीजिए 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, एक हाइड्रोजन हम यहाँ और लगा लेते हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होने पर एक हाइड्रोजन से 3, दूसरे हाइड्रोजन से हमें इसी प्रकार की 3 संरचना और मिलेंगी। अर्थात आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये CH बंध भाग नहीं ले रहा है, ये अगर भाग लेता है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ H+ जो इधर था वो H+ यहाँ रहेगा, और इस प्रकार से 3 अनुनादी संरचनाएं हमें मिल जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक CH बंध होने पर 3 अनुनादी संरचनाएं, यदि 2 होंगे तो 3 इसी प्रकार की और संरचना मिलेंगी, और यदि यहाँ
3 CH बंध हैं, मीन्स इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो कुल हमें 9 अतिपर संयुग्मन संरचना प्राप्त होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिक संख्या में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होने पर अधिक अतिपर संयुग्मन होगा, और बेंजीन वलय के अंदर एक एक हाइड्रोजन परमाणु से एक एक बार, मतलब 3 हाइड्रोजन परमाणु से 3 बार ऑर्थो स्थिति पे और 3 बार पैरा स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु होने पर बेंजीन वलय में बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो जाता है ऑर्थो पैरा स्थिति पर, और ऐसी स्थिति में उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी। अर्थात आक्रमण करने वाला दूसरा जो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वह पहले से उपस्थित समूह के अतिपर संयुग्मन प्रभाव के कारण बहुत आसानी से ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण कर जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है अतिपर संयुग्मन प्रभाव के कारण। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी पहले से उपस्थित प्रतिस्थापित समूह के अतिपर संयुग्मन अगर प्रभाव वो दिखा रहा है तो उसके अंदर ऑर्थो पैरा स्थिति पर आने वाला समूह जुड़ेगा, या यूँ कह सकते हैं कि उसका ऑर्थो पैरादिष्टकारी प्रभाव उसके अंदर होगा। अब ये जब अतिपर संयुग्मन हमने पढ़ लिया, अब हम आसानी से यहाँ इसको समझ सकते हैं कि क्यों एल्किल बेंजीन के अंदर मिथाइल बेंजीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस बेंजीन निकाय से इस अल्फा स्थिति पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन के कारण 3, दूसरे हाइड्रोजन के कारण 3 और तीसरे हाइड्रोजन के कारण 3, कुल 3 3 3 6 और 3 9 अनुनादी संरचनाएं हमको प्राप्त होंगी। यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन CH बंध हैं, इसके कारण हमें कुल 6, 3 इसके कारण और 3 इसके कारण। ये CH3 समूह मीन्स इस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा बल्कि कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अतिपर संयुग्मन में यह बंध भाग नहीं लेगा, केवल यह CH बंध और यह CH बंध ही भाग लेंगे। तो इस तरह से 2 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध होने से कुल 6 अनुनादी संरचना प्राप्त होंगी। यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन रह गया है जो कि अतिपर संयुग्मन प्रभाव की दर्शाएगा, और इसके कारण केवल 3 अनुनादी संरचनाएं ऐसे मिलेंगी जिसमें ऑर्थो पैरा स्थिति पर ऋणावेश है, जबकि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर एक भी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध यहाँ नहीं है। सब देखिए कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन। अतः इसके अंदर कोई अतिपर संयुग्मन प्रभाव इसके द्वारा नहीं दर्शाया जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के द्वारा बेंजीन के अंदर। इस तरह से इसकी क्रियाशीलता का क्रम जो है वह हम कह सकते हैं कि मिथाइल बेंजीन में सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन होगा, उसकी तुलना में थोड़ी सी कठिनाई इसमें, थोड़ी सी कठिनाई इसमें, और सबसे आसानी से इसके अंदर और सबसे कठिनाई से इस टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में होगा, जिसको कि हम पहले बहुत ज़्यादा क्रियाशील मान रहे थे। अतः एल्किल बेंजीन में क्रियाशीलता के क्रम को समझाने के लिए हम अतिपर संयुग्मन प्रभाव को काम में लेते हैं। यह इस प्रकार से इसका प्रभाव दिया है, क्योंकि एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण यहाँ हम देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप की तुलना में एल्थाइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, आइसोप्रोपाइल का और ज़्यादा है, टर्शियरी ब्यूटाइल का और ज़्यादा है। तो प्लस आई प्रभाव के आधार पर तो क्रियाशीलता का क्रम ये होना चाहिए था कि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन अतिपर संयुग्मन और वास्तव में क्रम जो है वह यह पाया गया कि मिथाइल बेंजीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील था। इस आधार पर इसको समझाने के लिए अतिपर संयुग्मन प्रभाव दिया गया। अतिपर संयुग्मन प्रभाव के आधार पर हम कार्बोनियम आयंस या कार्बोकैटायंस के स्थायित्व को आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर पहले जो हमने पढ़ा इसके अंदर बेंजीन को हमने निकाय माना था और इससे जुड़ा हुआ यह CH बंध सिग्मा बंध होना चाहिए था। यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए एल्काइल कार्बोनियम आयन है जैसे कि CH3 होल ट्वाइस CH, इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर इस जिस कार्बन पर धनावेश है यह कार्बोनियम आयन है, इससे जुड़ा हुआ यह अल्फा कार्बन CH3, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये CH3। तो यदि एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो जो भी CH3 समूह है यह C बंध जो है मीन्स ये कार्बन अल्फा, इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 एक CH3 के 3 दूसरे CH3 के टोटल 6 हैं। यदि टर्शियरी ब्यूटाइल होता है तो इसके अंदर 3 CH3 ग्रुप होंगे, तो एक CH3 ऊपर, एक नीचे और एक इधर साइड में। तो हम कह सकते हैं कि 3
अल्फा कार्बन है और तीनों ही अल्फा कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, अतः कुल 9 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंद होंगे। आइसोप्रोपाइल जिसके अंदर देख रहे हैं यहाँ 6 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंद होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिक संख्या में कार्बन हाइड्रोजन बंद होने पर अतिपर संयुग्मन संरचनाएं ज़्यादा बनेंगी। इस कारण टर्शियरी कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन सर्वाधिक स्थायी होगा एल्काइल कार्बोनियम आयन में, उससे कम होगा आइसोप्रोपाइल, उससे कम होगा इथाइल, और मिथाइल कार्बोनियम आयन इस प्रकार से अतिपर संयुग्मन संरचना नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर धनावेश इस कार्बन पर है और इससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन CH बंद यहाँ उपस्थित नहीं है, सीधा सीधा इसी से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, अतः इसके अंदर अतिपर संयुग्मन प्रभाव नहीं होता है। इस कारण यह सबसे कम स्थायी या लीस्ट स्टेबल होता है। इसी को हमने यहाँ पे आसानी से समझा रखा है कि तृतीयक कार्बोनियम आयन जो है टर्शियरी अल्काइल कार्बोनियम, इसके अंदर यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इस पे 3, इस पे 3, इस पे 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो यह 3 संरचना इसके कारण, 3 इसके कारण, 3 इसके कारण कुल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हमको मिलेंगे। यहाँ पर केवल 6 मिलेंगे, यहाँ केवल 3 मिलेंगे और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अतिपर संयुग्मन प्रभाव नहीं है। जिस प्रकार से कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का अतिपर संयुग्मन के आधार पर बता सकते हैं, उसी तरह से एल्काइल रेडिकल्स मूलक जो हैं उनके स्थायित्व को भी या तुलनात्मक स्थायित्व को भी हम अतिपर संयुग्मन के आधार पर बता सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इथाइल मूलक का उदाहरण, जिसके अंदर मूलक जिस कार्बन पे है उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हैं। तो एक के कारण एक संरचना, दूसरे के कारण दूसरी संरचना और तीसरे के कारण तीसरी संरचना, कुल 3 संरचनाएं हमें अतिपर संयुग्मन संरचना यहाँ पर मिलेंगी। तो जितने अधिक संख्या में अतिपर संयुग्मन संरचना मिलेगी उस आधार पर हम उसके स्थायित्व की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तृतीयक एल्काइल जो रेडिकल होगा जिसके अंदर कुल 9 अतिपर संयुग्मन संरचना मिलेगी, द्वितीयक के अंदर 6 मिलेंगी, प्राथमिक के अंदर अगर वो इस प्रकार से है जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं इथाइल, तो उसके अंदर 3 संरचना मिलेगी और मिथाइल रेडिकल के अंदर एक भी अनुनादी संरचना नहीं मिलेंगी। अतः तृतीयक एल्काइल रेडिकल सबसे ज़्यादा स्थायी, उससे कम स्थायी द्वितीयक रेडिकल, उससे कम स्थायी प्राथमिक, और उसमें भी मिथाइल रेडिकल सबसे कम स्थायी होगा। अतिपर संयुग्मन के आधार पर हम एल्कीन के स्थायित्व को भी बता सकते हैं कि तुलनात्मक कि भाई कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्थायी है और कौन सी कम स्थायी है, उसके अंदर अतिपर संयुग्मन प्रभाव महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो है एल्कीन का, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, मीन्स कम से कम मिथाइल ग्रुप वहाँ होना एक चाहिए। तो इस प्रकार से अगर मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड एल्कीन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। और अतिपर संयुग्मन में ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ दिए जाएंगे तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस एक हाइड्रोजन के हटने से एक अनुनादी संरचना हमको यहाँ मिल रही है। अगर ये नहीं हटता है, ये हट जाता है तो दूसरी संरचना मिल गई है। और मान लीजिए ये दोनों जुड़े रहते हैं, ये तीसरा हट जाता है तो एक तीसरी संरचना और हमें मिलेंगी। तो अतिपर संयुग्मन के कारण हमें अधिक संरचनाएं प्राप्त होंगी, अधिक स्थायित्व होगा। क्यों? क्योंकि अनुनादी संरचनाएं हमको उसमें प्राप्त हो रही हैं। तो एल्कीन के अंदर ऐसे एल्कीन जिसके अंदर अधिक अतिपर संयुग्मन संरचना मिलती हैं वो एल्कीन अधिक स्थायी होगी, जिसके अंदर कम अतिपर संयुग्मन संरचना मिलेगी वो कम स्थायी होगी। तो एल्कीन्स के अंदर तुलनात्मक स्थायित्व को हम इस प्रकार से अतिपर संयुग्मन संरचना के आधार पर समझ सकते हैं। आशा है कि आपको अतिपर संयुग्मन प्रभाव आसानी से समझ पड़ा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।